दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी बुक क्लास 9th साइंस से जुड़ा हुआ यूनिट 5 लेकर आया हूं, जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारा आज का यह वीडियो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का पहला पार्ट है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जीवन की जो आधारभूत इकाई है वो है कोशिका, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवन की जो मौलिक इकाई है वो है कोशिका। तो आज के इस चैप्टर में हम कोशिका से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को आने वाले दिनों में अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि यह एक सेल है और प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वह कोशिका यानी कि सेल से बना होता है। तो किसी भी जीव का जो संरचना होता है वह कोशिकाओं का समूह होता है, इसलिए कोशिका को हम जीवन का आधारभूत इकाई या फिर मौलिक इकाई कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कोशिकाओं संरचना के साथ साथ अनेक प्रकार के कार्यों को भी संपादित करता है, जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ यह है कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं का बना होता है, और कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यानी कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोशिका को संरचनात्मक इकाई कैसे कहते हैं, आइए इस पॉइंट को हम समझते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर बनता है टिश्यू यानी कि ऊतक, ऊतकों से मिलकर बनता है अंग यानी कि ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र, और अनेक प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बनता है हमारा शरीर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी कोशिका से हमारे इतने बड़े शरीर का निर्माण होता है, इसलिए कोशिका को हम संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं कोशिकाओं में ही पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन सभी प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम कोशिका की परिभाषा दे सकते हैं कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिकाओं में विविधता की, यानी कि कोशिकाओं में अलग अलग आकृति संरचना की। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग आकृति की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। यह है क्लेमाइडोमोनास, यह है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, यह है ल्यूकोसाइट्स, यह है तंत्रिका कोशिका जो कि मनुष्यों में पाया जाता है। आपको बता दें कि यह जीवों में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है। इसके बाद है अमीबा। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेढक की लाल रक्त की कोशिका है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोशिकाएं आपको अलग अलग रूप, अलग अलग आकार की दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो लगभग 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है 0.1 माइक्रोमीटर। तो इसका नाम भी मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे छोटी कोशिका है पीपी येलो, जिसका पूरा नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वही बात करें हम सबसे बड़ी कोशिका की, तो वह 170 गुणे 135 मिलीमीटर की होती है। तो इतनी बड़ी कोशिका किसकी है? इतनी बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। वही जीवाणु कोशिका के साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इसका व्यास होता है। यानी कि इनका जो रेडियस होता है वह 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है। जैसे अगर हम बात करें अमीबा की, तो इसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, और इसकी एक कोशिका का जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता। मतलब इसकी कोशिका का जो आकार है वो बदलता रहता है। चूँकि अमीबा एक कोशिका का बना होता है, इसलिए इसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर। और जो जीव एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में मनुष्य की, तो मनुष्य अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे शुक्राणु है, ये मनुष्य में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं हैं, अस्थि कोशिकाएं हैं, यकृत कोशिकाएं हैं, वसा कोशिकाएं हैं। ये सभी कोशिकाएं मनुष्य में पाई जाती हैं। तो अनेक कोशिकाओं से जो जीव मिलकर बनता है उसे हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आगे वीडियो में हम एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में डिटेल से जानेंगे और उसकी परिभाषा भी जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वो कई आकार की, कई रूप की, कई साइज़ की हो सकती हैं। ठीक है,
अगर न्यूरॉन्स की ही बात करें यानी तंत्रिका कोशिका की ही बात करें तो मनुष्य में लगभग यह 86 से 87 करोड़ तक पाई जाती हैं, ठीक है? तो इतनी ज़्यादा कोशिकाएँ होती हैं। अगर एक एवरेज देखें, अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है, तो उसमें कितनी कोशिका पाई जाएगी? तो अगर 50 किलो का एक व्यक्ति है, तो उसमें लगभग 50 गुणे 10 के घात 15 कोशिकाएँ पाई जाएँगी। तो इतनी कोशिकाएँ पाई जाती हैं किसी भी व्यक्ति में। यह एक मनुष्य की बात कर रहा हूँ, यदि कोई 50 किलो का व्यक्ति है तो। तो आइए अब हम एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी की परिभाषा को समझते हैं। तो कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। ऐसे जीव को हम एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर कहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास आदि। तो आप नीचे अमीबा और पैरामीशियम को देख सकते हैं। तो इन जीवों में केवल एक ही कोशिका में जीवन संबंधी सभी कार्य संपन्न होते हैं। तो जीवन संबंधी कार्य क्या है? जैसे कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, सभी जो क्रियाएँ हैं जीवन संबंधी, वह एक ही कोशिका में होती हैं। वहीं हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों की, तो बहुकोशिकीय जीवों की जो संरचना होती है, वह अनेक कोशिकाओं से बनी होती है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएँ समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें श्वसन, पाचन, इन सबों के लिए अलग-अलग जो कोशिकाएँ होती हैं, वो मिलकर अलग-अलग अंगों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो कोशिकाओं का आकार एवं आकृति है, उनके कार्यों के अनुरूप होता है। वहीं कोशिकाओं की जो संख्या होती है, जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर जीव का आकार बड़ा है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी, जीव का आकार छोटा है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और हमारा अगला टॉपिक है कोशिकाओं की खोज। तो कोशिकाओं का जो वास्तविक ज्ञान है वो माइक्रोस्कोप, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हो सका। तो सबसे पहले सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। तो आप देख सकते हैं ये अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक है और ये उनका माइक्रोस्कोप है। तो उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से कार्क, कार्क क्या होता है? लकड़ी की पट्टी होती है, ठीक है? तो कार्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते की जैसे कि आकार की कोठरियाँ, यानी कि हम कह सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना दिखी और इन कोठरियों यानी इन संरचनाओं को उन्होंने नाम दिया सेल। तो जब रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कॉर्क में देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते की जैसी अनेक छोटी-छोटी कोठरियाँ यानी कि संरचना दिखाई दी और इन संरचनाओं को उन्होंने नाम दिया सेल, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद अनेक वैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग-अलग खोज किए। जैसे अगर हम बात करें एक वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक की, तो ल्यूवेनहॉक ने क्या किया कि इन्होंने रॉबर्ट हुक की जो माइक्रोस्कोप थी, उसमें थोड़ा बदलाव किया, उसमें कई सारे लेंस बढ़ाए और इन लेंस को बढ़ाकर उन्होंने एक और कोशिका की खोज की, एक विशेष प्रकार की कोशिका खोजी सन 1674 में और वो कोशिका कौन-सी थी? वह कोशिका थी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो जीवाणु के अलावा उन्होंने प्रोटोजोआ संघ के भी जीवों को देखा, क्योंकि प्रोटोजोआ संघ के जीव भी जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो प्रोटोजोआ संघ क्या है? आगे आप जब जैव विविधता पढ़ेंगे वहाँ पर आएगा। तो आइए कुछ हम एडवांस सूक्ष्मदर्शी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर एक सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने लैब में इस माइक्रोस्कोप को देखा होगा। तो लैब में यह पाए जाने वाला जो माइक्रोस्कोप है, यह कहलाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप अपने लेफ्ट साइड इसका रियल इमेज देख रहे हैं और राइट साइड इसका स्केच बना हुआ है। तो दोनों फिगर एक ही है, एक रियल फिगर है और दूसरा स्केच है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम किसी भी कोशिका को इसके द्वारा देखते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नीचे की ओर होता है आधार, तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं आधार। तो आधार का काम क्या है? आधार का काम यह है कि यह माइक्रोस्कोप को किसी स्थान पर खड़ा रखता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दिया हुआ है दर्पण। अब ये दर्पण किस तरह का होता है? ये दर्पण होता है अवतल दर्पण। तो ये दर्पण क्यों लगा होता है? तो ये दर्पण क्या करता है कि जो लाइट होती है, इस लाइट को संग्राही के द्वारा ऊपर भेजता है। यानी कि ये क्या कहता है, जो लाइट है
इस लाइट को संग्राही के द्वारा ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट के पास भेजता है। जिस चीज़ को हमें देखना है उसके ऊपर लाइट को भेजता है, ताकि हम उस चीज़ की यानी कि उस कोशिका की संरचना को आसानी से साफ देख सकें। लेकिन आपको बता दें कि अब कुछ एडवांस माइक्रोस्कोप भी आ चुके हैं, जिसमें कि यह दर्पण नहीं लगा होता है, उसमें इलेक्ट्रिक लाइट लगी होती है, जिसमें कि आपको लाइट को एडजस्ट नहीं करना होता है। उसमें पहले से ही लाइट लगी होती है, तो आप जब उसको बोर्ड से जोड़ते हैं तो वो लाइट जलने लगती है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं दिया हुआ घूर्णी पेच। तो घूर्णी पेच क्या करता है, ये जो आर्म है यानी कि ये जो भुजा है, इसको हम आगे पीछे अपने अनुसार कर सकते हैं। तो यह भुजा को आगे पीछे करने में सहायता करता है। इसके बाद दिया हुआ है अभिदृश्यक लेंस, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3 लेंस लगे होते हैं, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और ये अलग-अलग क्षमता के होते हैं, जैसे कि 10x, 20x, 50x, ठीक है? तो इस हिसाब से अलग-अलग क्षमता के लेंस लगे होते हैं। तो ये जो अभिदृश्यक लेंस होते हैं, यह आपके जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जिस कोशिका को देखना है, उसके पास लगा होता है। तो जो भी चीज़ हमें देखनी होती है, उसके पास लगा हुआ लेंस कहलाता है अभिदृश्यक लेंस। तो ये 3 अलग-अलग क्षमता के लेंस यहाँ पर लगे होते हैं। आप अपने अनुसार जो सही लगे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रोटेट कर सकता है, ठीक है? तो आप उसको रोटेट कर कर जिस क्षमता में आप देखना चाहते हैं उसमें देख सकते हैं। इसके बाद है सूक्ष्म समायोजन पेच। तो सूक्ष्म समायोजन पेच क्या होता है? इसके द्वारा हम किसी भी इमेज को यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जो कोशिका देख रहे हैं, उसको बहुत ही फाइन यानी कि क्लियर देख सकते हैं। तो कोशिका को यानी कि ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए हम इसको घुमाते हैं। इसके बाद है देह नलिका यानी कि बॉडी ट्यूब। तो जो अभिदृश्यक लेंस से जो इमेज बन रही है, वो देह नलिका से होते हुए ऊपर की ओर नेत्रिका लेंस पर जाती है। नेत्रिका लेंस क्या है? जिससे हम देखते हैं, यानी कि इसी नेत्रिका लेंस के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर है फाइंड एडजस्ट नोब, यानी कि सूक्ष्म समायोजन पे, जो कि हमें बहुत क्लियर दिखाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं देह नलिका पेच ऊपर की ओर, सूक्ष्म समायोजन पेज के ऊपर आप देख सकते हैं दिया हुआ है देह नलिका नोबिये। तो ये क्या कहता है कि ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को ऊपर नीचे करने में सहायता करता है। ये जो देह नलिका है, यह ऊपर नीचे की ओर जाती है, लेकिन किसके द्वारा जाती है? यह जाती है समायोजन पेच द्वारा, यानी कि एडजस्ट नोब द्वारा। तो यहाँ पर नीचे की ओर आप देख सकते हैं क्लिप लगे होते हैं। इस क्लिप में हम जो भी सेल है उसको फंसा देते हैं स्लाइड पर लगाकर, और आसानी से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी भी इमेज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला पार्ट, और पहले पार्ट में हमने कोशिकाएँ क्या होती है और कोशिका की खोज किसने की, इसके अलावा हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल से जाना। आने वाले अगले पार्ट में हम कोशिका के बारे में जानेंगे, कोशिका के प्रकार और कोशिका की संरचना, कोशिका में कौन-कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको बता दें कि क्लास 9th साइंस से जुड़े हुए और भी वीडियो हैं, जिनके प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल में दे रखे हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको अलग-अलग चैप्टर के अलग-अलग वीडियो मिलेंगे। आप ज़रूर उन्हें देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज के पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।